بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. सूरह हश्र की आयात बैयिनात तिलावत की हैं, जिनका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। और तुम उन जैसे न हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे थे, तो अल्लाह ने उन्हें ख़ुद अपने आप से गाफिल कर दिया। वही लोग हैं जो नाफरमान हैं। जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही वो हैं जो कामयाब हैं। अगर हमने ये क़ुरआन किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के रौब से झुका जा रहा है और फटा पड़ता है। और हम ये मिसालें लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फ़िक्र से काम लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल दख़ल रमज़ानु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा अश-शहर क़द हज़रकुम व फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर मिन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल ख़ैर कुल्लह
वला युहरमु खैरहा इल्ला कुल्लु महरूम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये महीना तुम पर आया है, इसमें एक रात है जो 1000 माह से अफजल है। जो शख्स उससे महरूम रहा वो हर तरह की खैर से महरूम रहा और उसकी खैर से बदनसीब शख्स ही महरूम रहता है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते। मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते। जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते। दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते। जब सामने आँखों के गमखार नजर आए, सद शुक्र तरस मुझ पर कुछ आ ही गया उनको। सद शुक्र तरस मुझ पर कुछ आ ही गया उनको। जूं ही मेरे इसियां के अंबार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। Pakistan, मर्द से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अपने अपने नशिस्तों पर तमाम लोग। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, आज दस्तूर की 1973 की दस्तूर की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ किया गया है, जिसमें मैं आप सबको दस्तूर की गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। तशरीफ रखिए। आज आप तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए जनाब। मोहतरम सेनेटर साहबान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। आप पहले ये भी तो ज्यादती कर रहे हैं। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। आपको बात करने का मौका देते हैं। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें, आपको बात करने का मौका देंगे। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। जी तशरीफ रखिए। अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, फिर आपकी बात सुनते हैं। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। आप लोग तशरीफ रखें सारे अपने अपने चेयर्स पे। तशरीफ रखें। तशरीफ रखें, सबकी बात सुनते हैं। तशरीफ रखें। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें प्लीज। अभी तशरीफ रखें। क्या कह रहे हैं जी? जनाब सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 2। जनाब स्पीकर, हाँ जी, मैं डावर साहब आपको टाइम देता हूँ। तशरीफ रखें। मैं कर लेता तशरीफ हूँ। रख लें, शोर है बड़ा। जी आ गया, जी आ गया। जनाब स्पीकर, मैं अगर मेरे ख्याल में हमारे दोस्त भी नहीं सुनना चाह रहे, जी जी, जो मैसेज आया है ऐवान, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने तवील बहस मुबाहिसे के बाद और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसकी जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी थी। दोनों ऐवानों में पास होने के बाद ये सदर मुमलिकत को असेंट के लिए भेजा गया, लेकिन सदर मुमलिकत ने ये बिल पार्लियामान की जॉइंट सिटिंग को मैसेज के साथ वापस भेजा है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मैसेज पढ़े देता हूँ।
जी और फिर मैं उसके जो जवाब है सर उसमें भी कुछ अर्ज करना चाहूँगा। जी पढ़िए जी। Sir, the message reads as under. On an in-depth consideration of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 to provide for the practice and procedure of the Supreme Court of Pakistan, the following aspects require due consideration. Article 191 of the Constitution empowered the Supreme Court to make rules regulating the practice and procedure of the court. Under such enabling provisions of the Constitution, the Supreme Court rules 1980 have been made and enforced, duly validated and adopted by the Constitution itself. These time-tested rules are being followed ever since year 1980. Any tinkering with the same may tantamount to interference with the internal working of the court, its autonomy and independence. Our Constitution is founded on the concept of trichotomy of power, three pillars of the state, whose domain of power, authority and functions are defined and delineated by the Constitution itself. The Parliament has also been given the power under Article 67 that states, subject to Constitution, a House may make rules for regulating its procedure and conduct of its business. Article 191 states that subject to Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of court. Article 67 and Article 191 are akin to each other and recognize the autonomy and independence of each respectively, barring interference of one into other's domain. Supreme Court of Pakistan is an independent institution as visualized by the founding fathers that in the state of Pakistan, independence of judiciary shall be fully secured. With such an objective in view, Article 191 was incorporated and the Supreme Court was kept out of the law-making authority of the Parliament. The competence of Parliament to make laws stems from the Constitution itself. Article 70 relates to introduction and passing of bills with respect to any manner in federal legislative list enumerated in the 4th schedule of the Constitution. Followed and further affirmed are the provisions of Article 142A that Parliament can make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Entry 55 of Part 1 of 4th schedule, while empowering Parliament to make laws in respect of jurisdiction and powers of all courts except Supreme Court, especially excluded the Supreme Court. Thus, the bill prima facie travels beyond the competence of the Parliament and can be assailed as a colorable legislation. The Constitution confers the Supreme Court with appellate jurisdiction under Article 185 to 212, Advisory Article 186, Review Article 188, and Original Jurisdiction Article 184. Article 184(3), the focus of bill relates to original jurisdiction of courts, providing the mode and manner for invoking it and providing appeal. The idea may be laudable, but can such a purpose be achieved without amending the provisions of relevant articles of Constitution? Established law is that the provisions of Constitution cannot be amended by an ordinary law, as the Constitution is a higher law. Father of laws, a constitution is not an ordinary law, but rather an embodiment of the fundamental principles, higher law and law above other laws. In order to meet the scrutiny above, its validity if assailed in the court of law, I have thought it fit and proper, as per provisions of Article 75 of the Constitution, to return the bill with request for reconsideration. जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोनों मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने इस बिल पे डिबेट भी किया, बशमूल मेरे वो दोस्त जो आज सीढ़ियों पे बैठ के नारे लगा रहे हैं और अपनी कम इल्मी का सबूत दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसको क्लॉज बाय क्लॉज सुनते और पढ़ते। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो सवालात उठाए हैं सदर मुमलिकत ने अपनी चिट्ठी में, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से ये एतराज़न अर्ज़ करूँगा
कि सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज़ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है ये बड़ा नामुनासिब है। ये पार्लिमान के एक खुद मुख्तार हैसियत पे, उसकी इंडिपेंडेंस पे, उसकी लॉ मेकिंग की पावर्स के ऊपर मैं समझता हूँ एक नेगेटिव कमेंट किया है। सदर साहब को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए। हमने बारहा इस फ्लोर से भी और अदरवाइज़ भी सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। मेरे लिए इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का रुकन होने की हैसियत से ये बात बड़ी तकलीफ़ देह है कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। पहली बात उन्होंने फरमाई कि आर्टिकल 191 के नीचे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं, तो उन रूल्स की मौजूदगी में किसी किस्म की कानून साजी की गुंजाइश नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है। वो शुरू ही यहाँ से होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो वर्ड लॉ जब इस्तेमाल किया गया तो पार्लियामेंट को पावर्स दे दी गई कि वो इनेक्टमेंट करे। दूसरी बात सदर मुमलिकत ने इसकी ज़िद में कह दी, उन्होंने कहा अगर इख्तियार है भी है तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के आइटम 55 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने यहाँ पे फिर वही ऐनक पहनी तासुब वाली। काश वो ऐनक उतार के आइटम 55 को एज अ होल होलिस्टिकली पढ़ लेते। उसमें जहाँ तक जुरिस्डिक्शन करटेल करने का ताल्लुक है वहाँ आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इजाफा किया है और एक अपील प्रोवाइड की। दूसरा ओपननेस लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी ये मुतालबात पिछले कई सालों से कर रहे थे और ये बात जहन में रहे कि 1980 के रूल्स जब बनाए गए थे तो ये रूल्स एक आमराना दौर में बनाए गए थे जब इस मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। अगर आप रूल्स को देखें तो आपको उसमें भी आमराना झलक नज़र आती है। ताकत का सारा तर इख्तियार जो है वो एक शख्स यानी चीफ जस्टिस को दे दिया गया, जबकि आईने पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और उतने दीगर जज साहिबान पे मुश्तमिल होगी जितने जज साहिबान का तयन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तक का तयन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के बनाए हुए कानून से होता है, तो क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर 191 के ताबे वो नहीं छेड़े जा सकते? तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक सेलिब्रेटेड जजमेंट अमानुल्लाह खान केस जो कि 1990 में अनाउंस किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग और पॉलिसीज़ में ये आला तरीन अदालत है, ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मामलात इस तरह से हों कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी के इन जायज़ मुतालबात को सामने रखते हुए और माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अंदर से उठने वाली आवाज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के ज़रिए हम तक पहुँची, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा ऐवान होने के और आईने पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान होने के हवाले से इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने ये कानून साजी की और इन प्रोसीजर्स और रूल्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इम्पीरियल कोर्ट का जो एक तासुर पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए वन मैन शो की जो बातें आई हैं उनका असर ज़ायल करने के लिए और एक शफाफ तरीक़ाकार देने के लिए ये सही की गई और सोच विचार के बाद ये कानून बनाया गया। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये उसमें इंटरफेयर करता है, जो मेरे भाई और बहनें भी कह रहे हैं
मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ही दिए गए हैं। जो काम अकेले चीफ जस्टिस करते थे, अब वो नेक्स्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत से करेंगे। इससे अदारे में यगानगत का और इज्तमाही सोच का जो कल्चर है वो बनेगा और अदारे की जो वर्किंग है उसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंडिपेंडेंस आएगी और इस किस्म के क्रिटिसिज्म से अदारा महफूज रहेगा। तो इन मारूज़ात के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि दोनों ऐवानों ने बड़ी सोच विचार के बाद ये कानून पास किया, इस कानून की पैसेज के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की करारदादों के ज़रिए इसको लार्जली अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि ये वक्त की ज़रूरत थी, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस हवाले से मेरी अर्ज़ी ऐवान से होगी कि इस बिल को कंसिडर करें। अगर कोई अमेंडमेंट मुझे बताया गया है आई हैं वो देख ली जाए और जनाब स्पीकर अगर आप हाउस पे किसी और लीगल ब्रेन को देना चाहते हैं तो वो बात कर लें, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। लॉ मिनिस्टर प्लीज मूव आइटम नंबर 2। जनाब स्पीकर, I Senator Azam Nazir Tarid move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. सेनेटर जनाब फारूक अशनाइक साहब को बात करना चाहते हैं। सेनेटर फारूक अशनाइक जी, नाइक साहब का माइक खोलें। थैंक यू स्पीकर साहब। आज मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ उस वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ गई और इन दोनों वजूहात की वजह से इस मुल्क के अंदर एक एनार्की और फैशिज्म स्टार्ट हो गया। यह जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस because Supreme Court is being viewed no longer final arbiter। ऑनरेबल मेंबर, यहाँ तस्वीरें नहीं बनाई जाती हैं हाउस के अंदर। थैंक यू। जी फारूक अशनाइक साहब। सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आज ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज नो मोर and no longer a final arbiter of the political conflict in Pakistan। ये जो बिल मूव हुआ है in the parliament, it is to fill a vacuum which has been created by the lack of action from the Supreme Court within। The bill has become a necessity for the dispensation of justice। Article 191 of the Constitution lays down that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Thus rules framed or to be framed by the Supreme Court are subject to the law passed by the Parliament. Government, by virtue of Article 191, has bestowed with the power to make a law with regard to the practice and procedure of the Supreme Court. In 1980, sir, Supreme Court rules were framed when General Zaulak's martial law was in force. इन इस रूल्स के नीचे खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सके। जितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस होते हैं आज, वो खाली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी डिस्क्रेशन के अंदर आर्बिट्ररीली अपनी बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम
from time to time bar associations, bar councils, United Nations special representatives on independence of judges and lawyers, and even from the Supreme Court within by the Supreme Court judges. They have all expressed concern about the Chief Justice's arbitrary exercise of suo motu powers and denial of appeal of right to the aggrieved party. All of them have been calling for reform, but no action has been taken till date, either by the present Chief Justice or by the previous Chief Justices. In this background, इस बैकग्राउंड का मद्देनजर रखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये बिल प्रपोज किया है, which is named as Supreme Court Practice and Procedure Bill Act 2023. ये बिल नेशनल असेंबली में मूव हुआ, वहाँ पर पास हो गया, उसके बाद सेनेट में आया, सेनेट में पास हो गया। इस बिल ने अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट नहीं दी, इसलिए आपने आज ये जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया है। The bill provides, sir, may I submit, bill provides for certain practices and procedures of Supreme Court which is within the jurisdiction of Parliament to legislate, and the Parliament can pass such legislation. Competency of Parliament to legislate stems from Article 70 of the Constitution, which allows Parliament to introduce and pass bills with respect to matters listed in the federal legislative list contained in the 4th schedule of the Constitution. Moreover, Article 142, Clause A of the Constitution empowers the Parliament to make any laws with respect to the matters contained in the federal legislative list. Entry number 55, Part 1 of the federal legislative list, Parliament can legislate to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary powers on it. Supreme Court of Pakistan, in the judgment reported in the case of National Industrial Cooperative Credit Corporation, has reported in PLD in 2000 SCMR 561 has held. मैं पढ़ के सुनाऊंगा Supreme Court ने क्या held किया है. The jurisdiction of the Supreme Court can be enlarged and supplemental powers can be conferred on the Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution and entry number 55 read with Article 142A of the Constitution, of the which leaves no doubt that the enlargement of jurisdiction and conferment of supplementary powers can only be done through the laws made by the federal legislature. इस आइन को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सपते हुए ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आज पेश किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को पावर है कि इस एक्ट को पास किया जाए। प्रपोज बिल क्या कहता है, लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको अर्ज करूँ। प्रपोज बिल जो है सेक्शन 5 जो है इसका इनलार्ज करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन दे रहा है। कि आज तक ये होता रहा है कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ के फैसला कर देते हैं और उन जजेस के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ना इस्लामिक जुरिस्डिक्शन ना मॉडर्न जुरिस्डिक्शन इस बात की अलाउ करती है कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ना हो, मगर आर्टिकल 184 के अंदर जो 2 जज साहिबान फैसला करते हैं वो एक आखिरी फैसला होता है, उसके बाद उसके फैसले की कोई अपील नहीं होती। इस कानून के नीचे अपील का हक दे दिया गया है, अब लोग अपील कर सकते हैं और ये अपील एक लार्जर बेंच को जाएगी जो 5 जजी से ज़्यादा होगा। उसके अलावा आज तक जो हुआ है, इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं, चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है जो कि बड़ा आर्बिट्ररी और विम्सिकल होता है। अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो कि ये फैसला करेगी कि इस केस को जजेस सुने या ना सुने, और इस जजेस की जो सुनवाई होगी इस केसेस की वो 3 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, ताकि ये सही फैसला हो, ताकि सीनियर मोस्ट जजेस इसका फैसला कर सकें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो नई शिकें इसके अंदर डाली गई हैं, जो कि तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला का एक अरसे से डिमांड थी,
मगर इसके ऊपर आज तक किसी ने ख्याल नहीं किया। आज ये होता है कोई केस का फैसला होता है तो उसका जो रिव्यू होता है वही वकील हेयरिंग कर सकता है, कोई दूसरा वकील नहीं कर सकता। ये आइन के मुनाफी है। आइन हक देता है हर लिटिगेंट को कि टू चूज अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। अब इस कानून के नीचे ये शिक डाली गई है कि रिव्यू के अंदर जो लिटिगेंट है अपनी मर्जी का वकील कर सकता है और पर फोर्स उसको वही वकील नहीं करना कर पड़ेगा जो कि मेन केस के अंदर उसके आर्ग्यू किया है। उसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं और जो शिक अच्छी दी गई है कि अपना इम्पोर्टेंट जो दी है, पहले ये था कि जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैटर्स होते थे उसके अंदर दरख्वास्त दी जाती थी कि हमने इंटरिम रिलीफ लेना है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है एक एक महीने तक उन दरख्वास्तों को लेकर बैठी रहती थी। इसकी वजह से इंसाफ जो है नहीं हो रहा था, लोगों की हक तलाफी हो रही थी। और इसको मद्देनज़र रखते हुए इस कानून ने ये लिखा है, ये शिक डाली है कि 14 दिन के अंदर अंदर जितने भी अर्जेंट केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए मोहतरमा, यहाँ तस्वीर बनाना मना है। प्लीज डोंट यूज योर टेलीफोन फॉर पिक्चर्स। तस्वीर नहीं बनाई जाती यहाँ पे हाउस के अंदर। इन सब आप चीजों तस्वीर को नहीं बना सकते, आपको रोक दिया जाए। मैं ये समझता हूँ तस्वीर कि ना ये बनाएं। जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा होता तो आज ये नारे ना लगा रहे होते। वकला की जो डिमांड है उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो आवाम की ज़बान थी उसके मुनाफी ये नारे लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं ये आवाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ये नारों के साथ। इनको चाहिए इस बिल का साथ दें और इस बिल को पास करने के अंदर हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये बिल जो है मैं समझता हूँ और हम ये साथ समझते हैं कि बिल जो है इट विल एनहांस द जुडिशियल इंडिपेंडेंस which is the cornerstone of the Constitution of Pakistan by making suo motu powers not susceptible to the whims and arbitrary actions of the one man, and furthermore it takes away external influences, if any, bearing on the Chief Justice of Pakistan in the exercise of this power. Bill, as a matter of fact, has filled the vacuum. It has taken away appearance of dictatorship of one man, and which Justice Mansoor Ali Shah has called imperial court run by one man. Keeping all this thing in mind, I will urge this House to pass this bill unanimously. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। सेनेटर जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। जी जी, कामरान मुर्तज़ा साहब का माइक खोलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरे वो बहन भाई जो शोर मचा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, मुझे यकीन है कि इनमें से किसी ने इस बिल को नहीं पढ़ा। सर, मैंने 40 साल तकरीबन प्रैक्टिस की है और 40 साल प्रैक्टिस में 30 साल बार पॉलिटिक्स की है और 30 साल बार प्रैक्टिस में हमारा ये मुतालबा रहा था कि ये सारी अमेंडमेंट आनी चाहिए, मगर वो अमेंडमेंट जो है वो अब आई हैं। इससे पहले एक दफ़ा आपके हाउस में मूव हुई पार्टली सर। जब उस वक्त ये अमेंडमेंट्स मूव किए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में मूव की थी और उस वक्त फ़रोग नसीम साहब वज़ीर थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट आप मूव कर रहे हैं, जजेस नाराज़ हो जाएंगे। तो ये मेरे बहन भाई, ये जो बैठे हुए हैं, ये जो कह रहे हैं कि अदलिया बचाओ, ये लग रहा है कि किसी शख्स को बचाओ, अदलिया को नहीं बचाओ, किसी लोगों को बचाओ। खुदा के वास्ते ये पढ़ लेते, एक दफ़ा पढ़ लें, ये उसके बाद नहीं कहेंगे कि अदलिया बचाओ। ये इससे अदलिया बच रही है, ना कि अदलिया बिगड़ रही है। सर, मेरा सब्जेक्ट जो है वो इसके अलावा था। मैंने एक रेजोल्यूशन पेश करनी थी और रेजोल्यूशन के हवाले से मुझे बात भी करनी थी।
हो ये रहा है कि अंडर द ऑर्डर ऑफ ए बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन 2 सूबों में करवाया जाए। हमने उस बेंच के सामने पहले भी पहली एपिसोड में भी एक बात रखी थी, मैंने, फारूक नाइक साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने, कि 2 सूबों में पार्टी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, ये आर्टिकल 224 की वायलेशन में है। हमने कहा था कि इसके ऊपर वर्डिक्ट दें। पूरे दस्तूर में एक मैकेनिज्म है इलेक्शन करवाने का, और वो जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म जो है केयर टेकर सेटअप की सूरत में दिया गया। ये आधा तीतर आधा बटेर की सूरत में नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में अब इलेक्शन हो और 2 सूबों में इसके बाद इलेक्शन हो। मगर ये जो एक प्रपोजिशन आप रख देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है कि उसके ऊपर कोई ऑर्डर करे। मगर वो प्रपोजिशन सेंसस के हवाले से, 224 के हवाले से जो रखी गई, उसके ऊपर कोई वो ऑर्डर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया। सर, इशू ये है कि पंजाब और मेरे दरमियान, मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, पंजाब और मेरे दरमियान 1 और 10 या 1 और 9 का फ़र्क है, मेरी और उनकी सीटों के दरमियान। अब वो सीटें अगर वो 1 और 10 और 1 और 9 के दरमियान होंगी, और पंजाब का इलेक्शन अगर पहले हो जाए और मेरा इलेक्शन बाद में हो, तो मेरा इलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंस होना इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम नहीं है, ये गलत है। मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसकी मुखालफत में है, उसकी मुखासमत में है। सर, मैं ये रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ कि ये ईमान ये समझता है कि माशी इस्तेकाम, जनाब स्पीकर, ये ईमान समझता है कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ईमान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त जनरल इंतखाबात की सूरत में होना लाजिम है। मज़ीद ये कि आर्टिकल 224 के तहत जनरल इंतखाबात पूरे मुल्क में बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में कराए जाने चाहिए। आइन की रूह के मुताबिक बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद से सियासी व माशी इस्तेकाम को फरोग मिलेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये ईमान समझता है। करारदाद आप बाद में पेश करें, पहले बिल पे आप जरा कंक्लूड कर लें। बिल पे आपकी बात होगी है, ये बाद में ले लेते हैं। ये बाद में लेंगे सर। हाँ जी, इन्हें देना। मियां रजा रबानी साहब। सर, बिल पे फिर बात कर लूं। आपने मुकम्मल नहीं की अभी? जी जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, कंक्लूड कर। अभी तो जरा चलाएं, आगे चलते हैं, जरा पहले देख लेते हैं, पहले ये तरीका तो ठीक करें। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर बात ये कर रहा था उस वक्त कि आर्टिकल 224 की एक मंशा है। जी कामरान मुर्तज़ा सर, साहब, आर्टिकल 224 की मंशा है, और मंशा उसकी ये कहती है कि ये इलेक्शंस जो होंगे वो केयर टेकर सेटअप की निगरानी में कराए जाएंगे। और केयर टेकर सेटअप ये नहीं है कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप इस वक्त होगा, बलूचिस्तान में 3 महीने के बाद होगा। ये नहीं होगा कि एक सूबा जिसका फ़र्क मेरे से 1 और 9 का या 1 और 10 का है, उसका इलेक्शन पहले होगा और मेरा इलेक्शन उसके बाद होगा। मेरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस इससे होगा सर, इस वक्त कौमी असम्बली में अगर सीटें आप देखेंगे तो पंजाब की सीटें 141 है जनरल सीट्स, और मेरी सीट सिर्फ 16 है। आपके किसी डिवीज़न से भी कम है मेरी सीटें। पंजाब में अगर किसी वक्त अगर पहले इलेक्शन करवा दिए जाए
सूबाई असम्बलियों के या कौमी असम्बली के, उससे मेरे सूबे में इलेक्शन जो है वो मुतासिर होते हैं। और मेरे सूबे में पहले आपके अगेंस्ट ग्रीवियंस है कि मेरे हकूक़ आप पहले नहीं देते, मेरे मामलात को आप पहले से जो है ना वो ख़राब करते हैं। तो जब मेरे मामलात पहले से डिस्टर्ब होते हैं तो क्या ये पंजाब को एक आपने जो है ना वो उसमें फोकियत देने के लिए एक तरीका कार वज़ा कर लिया कि पंजाब के इलेक्शन जो है 3 महीने बाद हुआ, 3 महीने पहले हुआ करेंगे और बाकी सूबों के इलेक्शन जो है वो 3 महीने बाद हुआ करेंगे। सर अगर 3 महीने पहले इलेक्शन पंजाब के करवा दिए गए, वहाँ जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अनडू करने का इलेक्शन के वक्त कौन सा तरीकाकार होगा? उस वक्त जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे पंजाब से या सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, उसको किस तरह से जो है ना वो केयर टेकर सेटअप की निगरानी में करवाए जाएंगे? सर ये मुमकिन नहीं रहेगा, दस्तूर की मंशा के खिलाफ है। ये इस बात को हमने प्लेस किया बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। और मेरे वो बहन भाई जो ये तासुर देना चाह रहे थे कि अदलिया को बचाओ, इनफैक्ट ये अदलिया को बचाओ नहीं है, बल्कि तासुर बाहर ये जा रहा है कि इनका अदलिया के किसी हिस्से के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक है और इस बात पे तकलीफ का इजहार किया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। अदलिया को आप बचाने के लिए नहीं है। अदलिया को अगर बचाने का वक्त आएगा तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा। मैं कल भी पहले खड़ा था, आज भी पहले खड़ा हूँगा। थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई पुट द मोशन एज मूव टू द हाउस। All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Ms. Shaza Fatima Khaja MNA. Now I call upon Ms. Shaza Fatima Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Clause 2. I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, This is the way. as passed by the National Assembly देखें, and Senate and returned by the President in Clause 2, 1 in subclause 1, after the word 2, the word next shall be inserted. शाजा मूव करें। सर दोबारा शुरू कर दूं? हमने आपकी जमहूरियत देखी है। Sir, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill in 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 2, 1 in subclause 1 after the word 2, the word next shall be inserted. 2. The proposed subclause 2 shall be renumbered as subclause 3, and for the existing subclause 2, the following shall be substituted, namely 2. Soon after the commencement of this Act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedures, including for holding meetings and constitution of benches, etc. Provided that till such time the procedure is determined under the subsection, the meeting of the committee for the purpose of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee, as the case may be. Minister for Law and Justice, do you oppose it? It brings clarity, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। आर्टिकल 209 में भी सीनियरिटी को डिटर्मिन करते हुए नेक्स्ट यूज़ किया गया है। जो सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट्स डाली हैं, मेरे ख्याल में उससे भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बेहतर आ जाएगी और इब्हाम दूर हो जाएगा। वो है कि पहली मीटिंग कन्वीन करके चीफ जस्टिस और 2 ऑनरेबल मेंबरान अपने इस कमेटी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स तय कर लें, ताकि उसकी हफ्तावार या क्वार्टरली या महीना मीटिंग्स जो हैं वो हो जाया करे। और साथ उन्होंने एक प्रोवाइज़ो दिया जिसमें ये कह रही हैं कि जब तक ये रूल्स नहीं बनते तब तक चीफ जस्टिस साहब मीटिंग बुला लेंगे या 2 दीगर मेंबरान भी बुला सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे इस एक्ट के जो पर्पसेस हैं उनको अचीव करने में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। सो आई डो नॉट अपोज दीज अमेंडमेंट्स। ऑलराइट, now I put the amendment as moved by Ms. Shaza Fatima Khaja. The question is that an amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted.
Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stands part of the bill. Clause 4. The question is that clause 4 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 4 stands part of the bill. There are two amendments in clause 5. First amendment standing in the name of Ms. Shaza Fatma Khaja Manne. Second standing in the name of Senator Mushtarka Ahmad Khan. Now I call upon Ms. Shaza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Honorable Speaker. Clause 5, I beg to move that in Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Clause 5 in Subclause 1, A, for the words of the Supreme Court who exercised, the word exercising shall be substituted, and B, for the expression for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days, the expression within a period not exceeding 14 days be fixed for hearing shall be substituted. Now I call upon Senator Mushtarka Ahmad Khan to move the amendment. Senator Mushtarka Ahmad Khan on my left side. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं ये अमेंडमेंट मूव करने से पहले मिस्टर स्पीकर वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है। प्लीज अमेंडमेंट मूव मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं, मुझे आप 1 मिनट दीजिए। वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला किया है। वजीरिस्तान में आज तक 7 मुआहिदे हुए हैं और 21 ऑपरेशन हुए हैं। ये 22वां ऑपरेशन होगा। वजीरिस्तान में ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है। वजीरिस्तान के लोग थक चुके हैं। वजीरिस्तान तबाह बर्बाद है। मैं वजीर आजम साहब से कहता हूं, मैं बिलावल जरदारी से कहता हूं, वजीरिस्तान के अवाम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करेंगे। वजीरिस्तान के अवाम को तालीम चाहिए, अस्पताल चाहिए, तरक्की चाहिए, वहां के अवाम को रोजगार चाहिए, वहां के अवाम को मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए। इसलिए वजीर आजम साहब से दरखास्त करता हूं कि इस फैसले को रिव्यू करें और वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन 21 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, 7 मुआहिदे हो चुके हैं, पहले उनका जायजा लें क्यों नाकाम हो गए हैं। इसलिए किसी मिलिट्री ऑपरेशन की वहां पे आप इजाजत न दें। वहां के अवाम को सड़कें दें, वहां के अवाम को तालीम दें, वहां के अवाम को सेहत दें, वहां के अवाम को रोजगार दें, वहां के अवाम को मिलिट्री ऑपरेशन न दें। अभी अमेंडमेंट मूव कर लें जल्दी से। मिस्टर स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से I, Senator Mushtarka Ahmad Khan, move that in the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Class 5, Subclass 2, shall be omitted. Mr. Speaker, मैं इस पे बात करना चाहता हूं जरा। Mr. Speaker, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। करें। Mr. Speaker, ये जो बिल है, उसूली तौर पर इस बिल के इंटेंशन अच्छे हैं और इस बिल के इंटेंशन ये है कि पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में अदलिया के इंक्रोचमेंट को रोका जाए। मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूं और न सिर्फ अदलिया के इंक्रोचमेंट को रोका जाए, एस्टेब्लिशमेंट के इंक्रोचमेंट को भी रोका जाए और इस पार्लियामेंट को साउंड होना चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, अदलिया भी पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में इंक्रोचमेंट कर रही है। ये जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं और पार्लियामेंट के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं, जमहूरियत के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं। क्यों ये पार्लियामेंट, क्यों ये हुकूमत अदलिया की तरह वो
एस्टेब्लिशमेंट को, इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए इकदाम न करें। ये जो अमेंडमेंट मिस्टर स्पीकर, जो अमेंडमेंट मैंने पेश किए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया की इंक्रोचमेंट खत्म हो जाए। बेंचेस की तश्कील में और 100 वोटों के इख्तियार में तवाज़ुन नहीं था और खुद अदलिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि वन मैन शो है। खुद अदलिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है। तो ये होना चाहिए कि 100 वोटों को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले, बेंचेस की तश्कील के इख्तियार को रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले। लेकिन मिस्टर स्पीकर, उसके साथ आपने क्लास 5 सब क्लास 2 में जो पर्सन स्पेसिफिक कर लिया है, पर्सन स्पेसिफिक, इससे मैं इख्तिलाफ करता हूं। आप अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को इसके जरिए से रिलीफ देना चाहते हैं। 21 लाख मुकदमात अदालतों में पेंडिंग है और गरीब आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए कानून साजी कर लें। इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन माजी में भी गलत था, अब भी गलत था। पहले भी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई थी, गलत था। पहले भी एफएटीएफ के लिए और आईएमएफ के लिए स्टेट बैंक के हवाले से लेजिस्लेशन की गई थी, गलत था। इसलिए ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्लास 5 की सब क्लास 2 को ऑमिट करने की मैं तजवीज़ और तरमीम पेश करता हूं। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जनाब स्पीकर, मोहतरमा शिजा फातिमा ख्वाजा साहब ने जो अमेंडमेंट्स पेश की वो कुछ लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट के हवाले से हैं, जो कि उस प्रोविजन के टेक्स्ट को एज सच या उसकी रूह को या उसके मकसद को चेंज नहीं करती, मैं उसे अपोज नहीं करता। जहाँ तक ताल्लुक़ है सेनेटर मुश्ताक साहब का, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की, लेकिन मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के नीचे लोगों के आइनी हकूक़ की जिस तरह से पामाली भी हुई, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे बनने वाले 2 ट्विन टावर्स के नाम से वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 को तो जुर्माना डाल के वैलिडेट कर दिया गया और उसी जज ने, उसी बेंच ने कराची के सफ़ेद पोशों के नस्ला टावर की मुनहदम करने का हुक्म जारी कर दिया और उसकी डेमोलिशन ऑर्डर कर दी। हमने ये भी देखा कि लोगों की करोड़ों की जायदादें जो हैं उनके फैसले 184(3) में कर दिए गए और ये बारहा मुतालबा आया कि इसमें अपील का राइट होना चाहिए। ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो किसी एक शख्स को, 2 को नहीं, जो लाइव इश्यूज़ हैं वो 30 हैं या 40 हैं या 50 है, उन्हें उस दिन भी हमने डिबेट किया था, 1 टाइम डिस्पेंसेशन प्रोवाइड की थी कि वो विदिन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में अपनी ग्रीवेंस ले आए, एग्रीव्ड आदमी जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है। तो ये उन एग्रीव्ड लोगों को एक लीगल रेमेडी है, फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है, किसी और ने नहीं करना। कहने का मकसद ये था कि जिन्होंने ये चीज़ें की हैं उन्हीं के हाथों से दुरुस्त हों तो अच्छा है। तो मैं सेनेटर मुश्ताक खान साहब जो हैं उनकी जो अमेंडमेंट है उसे अपोज करता हूं सर। Now I put the amendment as moved by Ms. Shaza Fatima Khaja. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is rejected. The amendment is adopted, sorry. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmad Khan. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 5 as amended to the House. The question is that clause 5 as amended
do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 5 as amended stand part of the bill. Clause 6. The question is that Clause 6 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 6 stand part of the bill. Clause 7. The question is that Clause 7 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently Clause 7 stand part of the bill. Clause 8. The question is that Clause 8 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that Clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Item number 3, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 3. Mr. Speaker, I move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. सर मैं दोबारा सर जी जनाब स्पीकर I, Minister for Law and Justice, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed. मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। जी स्पीकर साहब, ये जी जो जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ है कन्वेंशन जी मुझे दे इसमें मैं जॉइंट सिटिंग जो इंडोर्सेस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द all of the 4 resolutions passed on the 10th of April 2023 by the National Constitution Convention and resolves to adhere and implement them in a letter and spirit. The House also congratulates the nation on 50th Golden Jubilee and Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and commits itself to the service, prosperity and progress of our beloved homeland. ये दूसरी स्पीकर साहब करारदाद स्पीकर साहब ये दूसरी करारदाद में पेश ये ऐवान समझता है कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ऐवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त जनरल इंतखाबात की सूरत में होना लाजम है। मज़ीद ये कि आर्टिकल 224 के तहत जनरल इंतखाबात पूरे मुल्क में बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में कराए जाने चाहिए। आइन की रूह के मुताबिक बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद से सियासी और माशी इस्तेकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ये ऐवान समझता है कि पंजाब का सूबा जिसमें कौमी असम्बली की निस्फ नशस्तें आती हैं, इस सूबे में बाकी सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले इंतखाब कराने से पंजाब सूबे के इंतखाबी नताइज
पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। लिहाजा पंजाब में पहले इंतखाबात कराने से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और इससे सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इस्तेसाल होगा और एहसास महरूमी में इजाफा होगा। ये ऐवान करार देता है कि तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात इस मुल्क के अंदर बैक वक्त करवाए जाएं। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब टू मूव द रेजोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर मुझे भी इसमें को मूवर के तौर पे लिया जाए और मेरी रेजोल्यूशन भी यही है और मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ये ईवान समझता है कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ईवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त जनरल इंतखाबात की सूरत में होना लाजिम है। मज़ीद ये कि आर्टिकल 224 के तहत जनरल इंतखाबात पूरे मुल्क में बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में करवाए जाने चाहिए। आइन की रूह के मुताबिक बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद से सियासी और माशी इस्तेकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ये ईमान समझता है कि पंजाब का सूबा जिसमें कौमी असम्बली की निसफ नशस्तें आती हैं, इस सूबे में बाकी सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात से पहले इंतखाबात कराने से सूबा पंजाब के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। लिहाजा पंजाब में पहले इंतखाबात कराने से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और इससे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इस्तेसाल होगा और एहसास महरूमी में इजाफा होगा। ईवान करार देता है कि तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त कराए जाएँ। शुक्रिया जनाब। जनाब नूर आलम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मुझे ये हैरानी हो रही है कि जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन में था तो ये नारे लगाता था, अब तो कौमी असेंबली में आ गए। हमें आवाम के लिए सोचना चाहिए और ये जज्बाती और भड़काने वाली बातें अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है सर, जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये ज़्यादती नहीं होगी कि आप सिंध और बलूचिस्तान पे, खैबर पख्तूनख्वा पे एक बड़े सूबे का उनका यानी वो अगर वो इलेक्शन जीत जाती है जो पार्टी भी, और वहाँ पे वो उनका राय और वो फिर सब सारे पाकिस्तान पे मुसल्लत होगी, वो फिर कल इंजीनियरिंग करेंगे, तो ये ज़्यादती नहीं है? क्या आपको या सबसे पहले कानून में ये अमेंडमेंट लानी चाहिए कि आप सारे सूबों को एक जैसे सीटें दे दें ताकि कल कोई इलेक्शन अगर आगे पीछे भी होता है तो कोई इशू ना हो। अगर इलेक्शन पहले होगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बलूचिस्तान में बाद में होगा, तो ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लोगों के साथ ये ज्यादती होगी। तीसरी बात ये है कि आईन यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ हर वक्त यहाँ पे ये हमला होता है। सुप्रीम कोर्ट पे कभी किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन पार्लियामेंट में हर वक्त लोगों को, शायद मैं अपने भाइयों और दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में जब टेलीफोन यहाँ पे हर एक एमएनए और सेनेटर को आता था, वो ये भूल गए हैं क्या वो सही था? और यहाँ पे जब अब टेलीफोन नहीं आते, इस्टेब्लिशमेंट वाले तंग नहीं करते, तो उस पे आप क्यों खफा होते हैं? मेरे भाइयों, आप मेरे ख्याल में पहले अपने आप में जमहूरियत पैदा करो। जब तक आप जमहूरियत को पसंद नहीं करते, जमहूरियत पैदा नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। जनाब स्पीकर, ये कहते हैं बाहर से इम्पोर्टेड वो होती है। अभी आप जाएं
और अमेरिका के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ कौन मिल रहा है? कौन वहाँ कौन सा लीडर अमेरिका के सेनेटर और कांग्रेसमैन से बातें कर रहा है? कोई पाकिस्तान का कोई और लीडर और वो बात नहीं कर रहा। आजकल एक ही लीडर वो लगा हुआ है, वो कहता है पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन। वो डिस्टेबलाइजेशन कौन वो कर रहा है कि IMF के पैकेज वो ना हो ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ ना मिले? तो वो कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सालिमियत, पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ है। तो मेरी इन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, इलेक्शन से कोई नहीं डरता। इलेक्शन हमने पिछले भी अभी भी जब अभी पिछला इलेक्शन हुआ था पेशावर में लोकल बॉडीज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बहनोई को खड़ा किया था और मैंने इन सबको चौथे नंबर पे लाया था। हम जीते थे और फिर भी इलेक्शन इंशाल्लाह करके ये सारे हम फिर आएंगे असेंबली में और आप बाहर बैठेंगे इंशाल्लाह। ये आप बेफिक्र रहें। खाली जनाब स्पीकर मुझे ये अफसोस होता है कि वो आप जैसे सीजन पॉलिटिशियन पे भी आवाज़ उठाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि आपने अमीरियत और उनके खिलाफ अगर कोई जंग लड़ी है तो इन पार्टीज और इन लोगों ने लड़ी है, इनके लीडरान शहीद हुए हैं। आप लोगों ने क्या किया है? आप यहाँ पे अभी भी लीडरान के साथ जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, एक मनूवर हुआ था और एक लीडर को बाहर रखा गया था, तो अगर उनको चांस मिलता है तो कौन सी बुरी बात है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अगर पहले तीन जजेस को आप मौका वो देंगे कि वो सीनियरिटी वाले 3 जजेस सुओ मोटो ले सकते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अगर इसकी कोई मुखालिफत करते हैं तो वो लोग जमहूरी पसंद नहीं है, वो डिक्टेटरशिप वाले हैं, डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं, इसलिए वो इस कानून के मुखालिफत करते हैं। तो इलेक्शन से कोई नहीं डरता, हम इलेक्शन करेंगे, हम आपसे इंशाल्लाह फिर भी जीतेंगे, आप असेंबली में बाहर बैठेंगे। और मैं इस कानून में मैं यहाँ पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो बातें की हैं, मैं उस पर बिल्कुल वो करता हूँ। अभी भी सेंसस कंप्लीट नहीं है। फाटा के लोगों को, फाटा में जो सीटें हैं वो अभी भी उनको नहीं मिली। वहाँ पे सेंसस जब तक पूरा नहीं होगा, वहाँ पे लोगों को सीटें पूरी नहीं होंगी। आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? पहले सेंसस पूरी करवाओ। फाटा में आपने सीटें कम की हैं, आपने उसमें सेनेट के उनके सीटें कम कर दी हैं, और आप उनका खैबर पुख्तूनख्वा में फाटा के लोगों को पहले हक दें, तो फिर उसके बाद वो करें। ऐसे नहीं हो। Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved by Murtaza Javed Abbasi be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. मेम्बरान की इतला के लिए है कि स्पीकर लाउंज और आइज लॉबी में तमाम मेम्बरान की अफ्तारी का इंतज़ाम है। चलिए अफ्तारी करें। मजलिस से शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज़ पीर 15 मई 2023 दिन 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।